वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी एक संकल्प। आप सब मेरे साथ भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं। अभी हमने इसमें मौलिक अधिकार के टॉपिक को हमने शुरू किया है। पिछले लेक्चर में हमने कुछ इसमें टॉपिक को देखा था, जैसे राज्य की अवधारणा क्या है, विधि का शासन और विधि द्वारा शासन क्या है। इसमें हमने एक ब्रीफ में समझने का प्रयास किया था। तो इसी क्रम में हम इस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है ना, मौलिक अधिकार, तो हम इसमें जो है कि अधिकार की जो भी अवधारणा है, इसका विकास क्रम है, ठीक है ना, इसको हम पहले समझ लें। इसकी मूल संकल्पना क्या है और कितने प्रकार के अधिकार होते हैं और किन किन प्रकार के अधिकारों को भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया है। ठीक है ना? जैसे आप देखेंगे, कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो विधिक अधिकार कहे जाते हैं, कुछ नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार होते हैं, एक आप मानवाधिकार के बारे में आप सुनते हैं, ठीक है? कुछ प्राकृतिक अधिकार कहे जाते हैं, जिसको प्रकृति प्रदत्त अधिकार कहा जाता है, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें यदि आप समझेंगे, तो आगे जो भी मौलिक अधिकार के टॉपिक्स आएँगे हमारे, उसी क्रम में हम उसको जब समझाएँगे तो बेहतर आप एक समझते हुए चल पाएँगे। तो देखिए, जो है कि हमने बताया कि अधिकार क्या हैं। अधिकार जो है, यह व्यक्तिगत दावा है जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। जैसे इसलिए कहा जाता है समाज द्वारा मान्यता प्राप्त, कि जो है कि कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनको समाज चाहता है कि हमें ये मिलने चाहिए। अगर ये नहीं रहेगा, तो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाएगा, उसकी भौतिक विकास के साथ-साथ नैतिक विकास भी नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है कि अधिकार का होना ज़रूरी है। अब किस प्रकार के अधिकार होने चाहिए, किन अधिकारों को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाए, कौन से अधिकारों को जो है विधिक अधिकार दिया जाए, कि कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो राज्य जो है नागरिकों को प्रदान करता है कि आपके पास ये राइट्स होंगे। उन्हीं को हम कहते हैं कि कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार कहते हैं। ठीक है ना? कुछ प्राकृतिक अधिकार हैं, जैसे जो व्यक्ति या जन्म से ही जब जन्म से ही उसको अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना? और उसको ये मिलना ही चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं, तो अधिकार के दायरे में हम जब ये सब चीज़ें समझेंगे, तो हमारी पढ़ाई जो है और बेहतर होगी। ठीक है? बाकी हम अनुच्छेद के हिसाब से तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, पर जो इसमें आप देखेंगे अधिकार क्या है, अधिकार में जैसे हमने अनुच्छेद वाइज़ देखेंगे तो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं। ये सब हम मौलिक अधिकार के में पढ़ते हैं, ठीक है ना? और कुछ ऐसे अधिकार हैं जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी हैं, तो वो भी अधिकार कहे जाते हैं, लेकिन उनको मौलिक अधिकार का दर्जा नहीं है, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें अ, आप कह सकते हैं। जैसे जो है डॉक्टर तेज बहादुर सप्रू ने जो अधिकारों को 2 वर्ग में विभाजित किया था। एक कहा था भाई मूल अधिकार, और एक जो है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रख दिया था। वो भी एक तरह से अधिकार हैं जो राज्य को निर्देशित करते हैं कि राज्य ये कार्य करेगा। ठीक है ना? जब हम आगे मौलिक अधिकार के बाद वो सब टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसमें उसकी बात करेंगे। ठीक है ना? तो हमने बताया कि जो है कि अधिकार क्या हैं? यह जो है व्यक्तिगत दावे हैं जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। ठीक है ना? और इसको राज्य द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है ना? क्योंकि राज्य क्या करता है, राज्य जो है अपने स्तर पे जो है अ, अधिकारों का संरक्षण भी करता है। क्योंकि अधिकारों का उल्लंघन करेंगे, तो उसके लिए जो है कि यदि राज्य शामिल नहीं रहेगा, तो उसको दंड कौन देगा? उसमें जो है उसके लिए नियम विनियम कौन बनाएगा? इसलिए राज्य भी
अधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, ठीक है ना? और राज्य जो है अधिकारों को कम भी कर सकता है, अगर युक्त-युक्त प्रतिबंध है, तो उसपे प्रतिबंध भी लगा सकता है। तो वो जो है तार्किक प्रतिबंध की बात होती है, तो उसमें लगाया जाता है। अब कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो जिसपे राज्य प्रतिबंध नहीं लगा सकता, ठीक है ना? अभी हम मौलिक अधिकार के चीज़ों को जब देखेंगे तो आगे उसी तरह क्रम में चलेंगे। अब देखिए जो है व्यक्तिगत दावे हैं, जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं और राज्य द्वारा संरक्षण प्राप्त भी होता है, ठीक है ना? तो ये सब जैसे कहा जाए कि राज्य के विरुद्ध हाँ, क्योंकि जो अधिकार हैं, राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त होते हैं, ठीक है ना? राज्य इस पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उसे प्रतिबंध नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर ऐसी व्यवस्था हो जाएगी, राज्य पे प्रतिबंध लगाने का पूरा अधिकार अगर दे दिया जाएगा, तो राज्य अपने अनुसार कार्य करेगा, नागरिकों को अपने नियम-विनियम में फँसा के उलझा के रखेगा, तो ऐसी ऐसी व्यवस्था जो है अधिनायकवादी हो जाएगी, तानाशाही व्यवस्था हो जाएगी। तो ऐसी व्यवस्था लोकतंत्र में बिल्कुल ठीक नहीं है और जहाँ भी लोकतंत्र है, ऐसी व्यवस्था जो है कि का होना नहीं पाया जाता। इसलिए जो है हमारी जो शासन पद्धति है, जो शासन प्रणाली है, लोकतांत्रिक पद्धति वाली है जिसमें जनता ही निर्णय करती है और ज़ाहिर-सी बात है जब जो है अधिक से अधिक लोग मिलकर निर्णय लेंगे, तो सबका सामूहिक निर्णय होगा और उसमें जो भी व्यवस्था कायम होगी, वो व्यवस्था जो है कि उस जनता के प्रति जवाबदेह होगी, ठीक है ना? तभी एक नागरिक और राज्य में एक संतुलन बना रहता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो अधिकार होते हैं, राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के दावे होते हैं। राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के दावे हैं जिन्हें समाज द्वारा अनुमति ठीक है। अधिकार की अवधारणा जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था का जब दौर शुरू हुआ तो उसमें इसका विकास तेज़ी से हुआ, ठीक है ना? जैसे आप देखेंगे कि 1215 ईस्वी की बात है, एक मैग्ना कार्टा जो है प्रस्तुत हुआ था, जिसमें कुछ अधिकारों की बात की गई थी, ठीक है ना? फिर वो 1689 का इतिहास है जैसे ब्रिटेन का, जिसमें बिल ऑफ राइट्स किया गया, उसी तरह अमेरिका में भी जो है बिल ऑफ राइट्स पास कराया गया। ये सब विकास क्रम जो है फ्रांस की क्रांति के बाद जो है कुछ अधिकारों को दर्जा दिया गया, नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई, ठीक है ना? तो ये सब जो है अधिकार की बात जो है ये सब ऐतिहासिक क्रम में हमें देखने को मिलती है। तो जैसे देखिए जो अधिकार हमें क्यों ज़रूरी हैं? अधिकार क्यों होने चाहिए? ठीक है? तो आप देखिए व्यक्ति के भौतिक व नैतिक विकास के लिए ज़रूरी है। ठीक है? व्यक्ति की अपनी अभिक्षमता विकसित करने, ठीक है? विकसित करने के लिए एवं प्रयोग करने के लिए ये अधिकार रहेंगे, तभी व्यक्ति जो है एक स्वस्थ वातावरण में जो है कि अपने आप की जो अभिक्षमता है, जो है इस नेचर ने व्यक्ति को दे रखा है, उसका प्रयोग कर सकता है, उसको सीख सकता है, उसके अनुरूप जो है समाज को बेहतर बना सकता है, इसलिए जो है अधिकार का होना ज़रूरी है। ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें होने के लिए अधिकार का होना ज़रूरी है।
इसलिए कहा जाता है अधिकार ज़रूरी है, ठीक है ना? अब जैसे कुछ हम अधिकारों के प्रकार देख लेते हैं या फिर उनके अलग-अलग जो आप नाम सुनते हैं, ठीक है ना? जैसे है प्राकृतिक अधिकार, ठीक है? और इसमें देख सकते हैं आप जो है कानूनी अधिकार, ठीक है ना? और आप इसमें लिख सकते हैं राजनीतिक व नागरिक अधिकार, ठीक है? आप इसमें एक मानवाधिकार को शामिल कर सकते हैं, ठीक है? और इसके बाद में आप संवैधानिक अधिकार देख सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है ना? तो हम इसी क्रम में जो है ये सब चीज़ों को समझते हैं, फिर हम अनुच्छेद वाइज़ चलेंगे। देखिए विभिन्न प्रकार के जो राइट्स हैं, उन पे थोड़ा ब्रीफ़ली समझते चलें, ताकि जो भी हम जब अनुच्छेदवार जब पढ़ेंगे, तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी, ठीक है ना? ऐसे प्राकृतिक अधिकार का मतलब होता है, ये जो है राज्य के पहले से मौजूद हैं। मतलब जो राज्य नामक संस्था का निर्माण नहीं हुआ था, तब से ये अधिकार मौजूद रहे हैं, जिनको प्राकृतिक अधिकार हम कह रहे हैं, ठीक है ना? इसका मतलब मानवीय हम लिख सकते हैं इसमें मानवीय सत्ता से सर्वोच्च, मतलब जो हमने सत्ता जो शासन प्रणाली जो भी व्यवस्था हमने बनाई है, उस व्यवस्था से भी सर्वोच्च स्तर की बात हो रही है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की बात, प्राकृतिक अधिकार की बात कर रही हूँ, ठीक है ना? और ये क्या है सार्वभौमिक अधिकार है, मतलब ये सभी को मिलना ही मिलना चाहिए, ठीक है ना? इसमें जैसे शामिल हो जाएगा आपका जीवन का अधिकार, अगर आपके जीने का अधिकार ही नहीं है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है देश दुनिया का, ठीक है? तो इसलिए जो है इसको जीवन का अधिकार भी को जो है प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत रखा जाता है। ये प्रकृति प्रदत्त अधिकार है, जिसमें हमें प्रकृति ने दिया है, किसी राज्य ने नहीं दिया है। प्रकृति प्रदत्त अधिकार है। अगर इस तरह की चर्चा हो रही है, तो जो है कहा जाएगा कि यह नेचुरल जस्टिस है, नेचुरल राइट है, ठीक है ना? तो अब देखते हैं इसके बाद कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार ये जो है राज्य द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ये ऐसे अधिकार हैं जो राज्य द्वारा प्रदान किए जाते हैं और राज्य द्वारा संरक्षित भी किए जाते हैं। राज्य द्वारा संरक्षण, ठीक है ना? राज्य द्वारा संरक्षण ऐसे अधिकार को क्या कहते हैं? विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार, ठीक है ना? राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार क्या है? यह जो है कि जो नागरिकों को दिए जाते हैं, ठीक है ना? जैसे यह राजनीतिक समुदाय होने के कारण, मतलब जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, उनके क्या अधिकार हैं, ठीक है ना? और इसमें जैसे देखेंगे भाई कि राज्य के खिलाफ लोग प्रदर्शन करते हैं, कहते हैं भाई ये काम राज्य ने गलत किया है, ये सब चीज़ें हैं। जैसे इसमें हो गया राज्य के खिलाफ वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है ना? कि भाई हम अपनी बात कह सकें, ठीक है? जैसे धरना प्रदर्शन करना, किसी विरोध करना, इस तरह के जो राइट्स हैं,
उनको क्या कहा जाएगा? राजनीतिक नागरिक अधिकार, जैसे इस पर राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना। जैसे कोई के चुनाव लड़ना है, तो एक आपकी एलिजिबिलिटी आपकी तय हो गई है, आप चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप यही नहीं कहेंगे कि हमारे राजनीतिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, हनन किया जा रहा है। ये भी एक प्रकार के राइट्स है ना? तो अब जैसे कोई मत देने से आपको मना कर रहा है, आपकी योग्यता है मत देने की, तो आपको फिर कहा जाएगा भई ये जो है हमारे इस तरह के जो राइट्स हैं उसका उल्लंघन किया जा रहा है, तो ये भी अधिकार होते हैं। निर्वाचित होने का अधिकार, ठीक है ना? राजनीतिक दल के गठन का अधिकार और मत देने का अधिकार, महिलाओं के मत देने का अधिकार इत्यादि जो है देखा जाता है। मानवाधिकार में अब ये जो होता है मानवाधिकार मतलब मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ नीचे, ठीक है ना? ह्यूमन राइट्स मतलब होता है मानव होने के नाते मिले प्रदत्त अधिकार, ठीक है ना? ये प्रत्येक मानव को उपलब्ध है। जैसे इसमें क्या मानव गरिमामय गरिमामय परिस्थितियों में जीना, ठीक है? ये ये क्या है? नैतिक आधार है या नैतिक अधिकार है, ठीक है? और वैधानिक अधिकार नहीं है ये। फिर एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं, जैसे आप देखते होंगे कि जो है कि लोग जेल में बंद रहते हैं तो कहते हैं भाई प्रताड़ना पुलिस की ज़्यादा हो रही है, मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ऐसे आप आए दिन न्यूज़ में सुनते रहते हैं। ये जो है, ये गरिमामय परिस्थितियों में जीने की जो राइट्स है उसका उल्लंघन करता है, वायलेशन करता है, ठीक है ना? इसको क्या कहा जाएगा? मानवाधिकार के अंतर्गत रखा जाएगा। मानवाधिकार का दायरा और भी चीज़ों में जोड़ सकते हैं, जैसे आपके जो भी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं, वो भी मानवाधिकार में रख सकते हैं कि हम जैसे भी रहना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, उसमें कोई उस हस्तक्षेप न करे, तार्किक प्रतिबंध के अलावा। तो ये सब परिस्थितियाँ जो है हमारे लिए क्या बताती हैं, जो है मानवाधिकार। जैसे मान लीजिए शिक्षा का स्तर मिल रहा है बेहतर, लोग जागरूक हो रहे हैं, शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार में रख सकते हो, ठीक है ना? ये सब चीज़ें जो है कि मानवाधिकार के अंतर्गत आप शामिल कर सकते हो। और लिख सकते हो इसमें, जैसे एक और लिख सकते हो निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, ये भी मानवाधिकार में डाल सकते हो। और शिक्षा का अधिकार भी लिख सकते हो, क्योंकि इसको मिलने से क्या होता है, व्यक्ति अपनी गरिमामय परिस्थितियों में जीने का उसको मौका मिलता है। भाई शिक्षा में आपने अर्जित किया, बेहतर-बेहतर मानव संसाधन बन के आप निकल के आए, तो देश को भी योगदान देंगे, साथ में ही अपने स्तर पर भी आपको जो भी चीज़ें मिलेंगी, बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी, ठीक है? तो उस क्या होता है, आपके जीवन में सुधार होता है और आपकी गरिमामय परिस्थितियाँ बेहतर होती हैं, तो उसको हम कह सकते हैं कि जो है कि ये भी मानवाधिकार के दायरे में आता है। ठीक है ना? अब जैसे देखिए, ये सब तो हो गया एक तरह से अधिकार के दायरे क्या-क्या हैं और इसका विकास क्रम कैसे चला है, कोई विकास क्रम आप लिख सकते हैं। जैसे इस सब का प्रयोग जो है निबंध में आप कर सकते हैं। जैसे मानवाधिकार को लेकर, अधिकार को लेके कोई अगर इस तरह से प्रश्न बनते हैं, कि अगर पृष्ठभूमि या थोड़ा-सा विकास क्रम पता रहेगा तो एक आध पैरा में कहीं आप एडजस्ट करके समेट सकते हैं, आपकी अगर प्रश्न की रिक्वायरमेंट है तो, इसीलिए जानना ज़रूरी होता है। और वैसे भी हमें अम पढ़ते समय ये सब चीज़ें जब पता रहती हैं, तभी एक बढ़िया आपका अ, ओवरव्यू बन पाता है। देखिए विकास क्रम को हम मान लीजिए 3 चरण में बाँट लेते हैं। जैसे प्रथम चरण,
में क्या विकास क्रम रहा? द्वितीय चरण और यहाँ तृतीय चरण, ठीक है? तो देखिए प्रथम चरण में सबसे पहले जो है इसी अधिकार की बात की जाने लगी, ठीक है ना? इसको कहा गया नागरिक एवं राजनैतिक अधिकार। यानी सर्वप्रथम नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए, ठीक है ना? और इसमें जो है कि राज्य के विरुद्ध अधिकार, जैसे कि आप लिख सकते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है? राज्य की आलोचना भी हम कर सकते हैं, राज्य के नीतियों की, राज्य की पॉलिसी मैटर की, राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों की, यदि उसमें कुछ समस्या लगती है तो आप बता सकते हैं, उसमें सकारात्मक आलोचना कर सकते हैं, तार्किक विश्लेषण कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप देखेंगे। बाकी आप देख सकते हैं राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना, ठीक है? और इसका राइट दिया गया। तो मुख्यतः प्रथम चरण में हम ये बात कर रहे हैं कि पहले जो राज्य नामक मशीनरी है, उसका नागरिकों के संबंध कैसे होंगे और उसमें किस प्रकार के अधिकार राजनीतिक अ, राइट्स होंगे और नागरिकों को क्या अधिकार दिए जाएँगे। ये सब चीज़ें जो है पहले पहले चरण में जो है तय की गई क्योंकि व्यवस्था का निर्माण हो, फिर आगे जो है हम जो है कि सामाजिक और आर्थिक स्तर पे अधिकार देने की बात करेंगे। फिर अगले चरण में हम सामूहिक स्तर की बात करेंगे। ठीक है ना? इस तरह से चीज़ें, जैसे इसमें आप देखेंगे मत देने का अधिकार, और आप देखेंगे निर्वाचित होने का, और आप जिसके राजनीतिक दल के गठन का अधिकार। ये सब जो अधिकार दिए गए प्रथम चरण की विकास यात्रा है, ठीक है ना? और दूसरे चरण में जब ये राजनीतिक है प्रथम चरण वाला, इसमें जो है सामाजिक और आर्थिक की बात हो रही है। सामाजिक और आर्थिक स्तर पे जो अधिकार दिए जाने की बात होने लगी, ठीक है? सामाजिक स्तर मतलब कि सभी समाज के सभी के साथ समतापूर्ण व्यवहार हो, समाज में सभी के साथ समतामूलक या समतापूर्ण व्यवहार हो, ठीक है ना? और समाज में गरिमामय जीवन जीने का अधिकार हो। जैसे देखिए, हम प्रथम चरण में नागरिक अधिकार की बात कर लिए कि जो है राजनीतिक स्तर पे सम नागरिक और राज्य के बीच में क्या अधिकार होंगे और न राजनीतिक अधिकार क्या होंगे, नागरिकों के अधिकार क्या होंगे। दूसरे क्रम में बात हो रही वही चीज़ जब समाज के स्तर पे हो, तो यदि देखिए समाज में यदि गरिमामय जीवन की परिस्थितियाँ नहीं हैं, तो भाई कुछ वर्ग के लोग ऐसे हैं जिनको एकदम एक समाज के अलग हिस्से में रखा गया है। उनके साथ लोग अब बात व्यवहार नहीं करते, आपस में संचार नहीं करते, उनको छुआ-छूत के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो ऐसे लोग जो जीवन यापन कर रहे हैं, तो उनको बहुत ही गरिमामय एक सबसे मतलब कहें गरिमामय स्थिति वहाँ है ही नहीं, ठीक है ना? तो उसको क्या कहा जाए, वो भी एक तरह से उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो समाज में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसीलिए समाज में गरिमामय जीवन जीने की बात हो रही है। सामाजिक स्तर पे इस तरह अधिकार होने चाहिए। जब इस तरह के अधिकार होंगे तो सामाजिक न्याय की अवधारणा मजबूत होगी, आर्थिक न्याय की संकल्पना हमारी मजबूत होगी, ठीक है ना? तो ये जो है देश के लिए अच्छा है, समाज अ, और क्या कहते हैं कि एक नागरिक के तौर पे हमारी ज़िम्मेदारी भी है कि ऐसा होना चाहिए। हमारे प्रयास जो हम कर सकते हैं, करना चाहिए। जैसे इस केस में देखेंगे आपका काम का अधिकार हो,
आप सामाजिक स्तर पे देखेंगे, भाई काम का अधिकार मतलब सबको काम मिलना चाहिए, भोजन का अधिकार, ठीक है? आवास का अधिकार, ठीक है ना? अब इसी को हम पूरा करने के लिए राज्य क्या करता है? भाई देखेंगे आवास योजना लाती है, कई जगह भोजन के अधिकार जैसे हमारा पीडीएस सिस्टम है, काम का अधिकार मतलब जो है समान कार्य के लिए समान वेतन वाली अवधारणा देखिए हमारे मौलिक कर्तव्य राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भाग 4 में आप देखेंगे ये सब चीज़ें आपको मिल जाएँगी क्योंकि वो भी एक तरह के अधिकार हैं, हमने बताया ना कि डॉक्टर तेज बहादुर सप्रू ने अधिकारों को 2 कैटेगरी में रखा था, एक मौलिक अधिकार में, एक है जो मौलिक अधिकार नहीं, जिनको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रखते हैं। तो आप देखेंगे ये सब अधिकार जो हैं, उसके हिस्से हैं, ठीक है ना? तो भी एक तरह से अधिकार की बात हो रही है, तो जो सामाजिक स्तर के अधिकार की बात यहाँ पे आ गई। इसीलिए मौलिक अधिकार की जो बात होती है, तो ज़्यादातर व्यक्तिगत मतलब जो है कि दावे की बात उसमें की जाती है। बाकी जो अ, राज्य द्वारा राज्य को निर्देश दिया गया है, तो राज्य किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए कार्य करेंगे, पूरे देश, पूरे समाज के लिए कार्य करता है। तो उसमें देखेंगे एक तरह से सामूहिक अधिकार की बात हो गई मतलब सामाजिक अधिकार की बात हो गई। तीसरा स्तर की जो अगला चरण आया जिसको सामूहिक बताया गया, सामूहिक स्तर पर इसमें आप देख सकते हैं जैसे सांस्कृतिक पहचान का अधिकार। जैसे देखेंगे यदि मान लीजिए कोई बहुसंख्यक समाज है, इसमें कुछ लोग जो है अल्पसंख्यक हैं, जिनकी अपनी रहन-सहन का तरीका है, जिनका अपना सांस्कृतिक ताना-बाना है, जिनके अपने मूल्य हैं, जिनकी अपनी परंपराएँ हैं, रीति-रिवाज हैं। तो वो सब भी समाज में रहते हैं, यदि उनके मूल्यों को संरक्षित नहीं किया जाएगा, उनके अधिकारों को संरक्षित नहीं किया जाएगा, तो बहुसंख्यक समाज अपने विचारों, मूल्यों को थोप देगा और वो एक दिन वो अपने विचारों से बिल्कुल खत्म हो जाएँगे, दर पीढ़ी आते-आते कई चीज़ें विलुप्त भी हो जाएँगी विचार। तो उनकी पहचान को बनाए रखने के लिए भाई उनको अधिकार देना ज़रूरी है, इसलिए इसको सामूहिक समूह के स्तर का अधिकार कहते हैं, ठीक है ना? ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। देखिए जो है कि तीसरे चरण में जो अधिकारों का दायरा रखा गया, उसमें जो है देखेंगे सामूहिक स्तर के अधिकार की बात की गई। ये विकास का अगला चरण, जिसमें सांस्कृतिक पहचान का अधिकार हो गया, महिलाओं, अल्पसंख्यक समूहों का अधिकार हो गया, समलैंगिक का अधिकार हो गया, इत्यादि जो है इन सबके जो अधिकार का विकास क्रम रहा है, इधर इसको समूह की श्रेणी में रखा जाता है और इसमें गुणवत्तापूर्ण जीवन की दशाएँ हैं, उनको मुहैया कराई जाएँ। ठीक है? जैसे देखेंगे स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार मिले, स्वास्थ्य एवं शिक्षा का अधिकार मिले, पशु अधिकार हो, ठीक है ना? ये सब चीज़ें जो है विकास क्रम में देखेंगे अधिकारों के, ये समूह के अधिकार में आती हैं। प्रथम चरण में देखा हमने राजनीतिक अधिकार जो हैं, नागरिक राजनीतिक अधिकार आते हैं। दूसरे में सामाजिक और आर्थिक स्तर के जो भी अधिकार विकसित हुए हैं, उनकी बात होती है। तो पहले हमने प्रथम चरण में ये चीज़ किया, दूसरे चरण में हमने देखा जो है जैसे हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है संविधान में हमने उसको समाहित किया। बाकी अन्य जो समूह के अधिकार हैं, अल्पसंख्यक के अधिकार हैं, ये भी हमने मौलिक अधिकार में भी शामिल किया है। जैसे आप देखेंगे अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण के लिए जैसे अनुच्छेद 29 और 30 है भारतीय संविधान का। तो वो सब जो अधिकार हैं, वो समूह के अधिकार के अंतर्गत आप रख सकते हैं। ठीक है ना? स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार जीवन के अधिकार में आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आया है, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है ना? तो जैसे ये सब चीज़ें जो अधिकार का विकास क्रम है, अगर पूछा जाता है तो आप इसके बारे में इस तरह से एक समझ रखेंगे, तो कहीं मेंस में कोट करना हो कि जो है कि अधिकार के बारे में ही लिखना हो, अधिकारों के दायरा के लिखना हो, ये सब कंटेंट रहेंगे तो आप उसको लिख पाओगे। कि पहले उसको क्रमवार बाँट लीजिए भाई, कुछ राजनीतिक स्तर पे दे लीजिए, कुछ सामाजिक आर्थिक देख लीजिए और कुछ समूह के स्तर का अधिकार के देख के उनके अगर एक-एक पैराग्राफ में लिख लेंगे तो आपके जो है 2 से 250 शब्द इसी से बन जाएँगे। अधिकारों के दायरे की बात हो तो ये सब चीज़ें आप उसमें से लिख सकते हैं, ठीक है ना? ये बहुत ज़रूरी है, ये सबको जानना। बाकी अनुच्छेद वाइज़ तो हम पढ़ेंगे ही और लेकिन ये सब जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, हमें
समझना ज़रूरी होता है, पॉलिटी में यही ज़रूरी चीज़ होती है और इससे जो है कि आपके प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन बनते हैं। अब ये सब अधिकारों का दायरा दे देगा, उसका एक कीवर्ड लिख देगा दूसरी तरफ, कहेगा मिलान करिए या कथन और कारण में दे देगा सजेशन रीज़न में, उससे भी प्रश्न बन सकते हैं। इसलिए आप ये मान के चलिए, ये कन्फ्यूज़न में मत रहिए आप सब। कि जो हम मेंस की चीज़ें ज़्यादा कवर कर रहे हैं, तो वो प्रीलिम्स में काम नहीं आएँगी। तो प्रीलिम्स में काम बहुत आती हैं इसलिए कि जो क्वेश्चन समझ में नहीं आते कि इसमें क्या आंसर हो सकता है, उसमें गेस करने में और जो ऑप्शन विकल्प को देख के उस सही आंसर तक पहुँचने में हमें मदद मिलती है। अगर सामान्य स्तर पे देखा जाए 100 क्वेश्चन में, आपको जो है कि 50 क्वेश्चन बहुत अच्छे से तरीके से आपको लग रहा है कि हमारे सही होंगे। क्योंकि 50 करने में भी चांसेस है कि पूरे 50 नहीं सही होंगे, हो सकता है 45 सही हो। बाकी ये जो गेस वाले आपका मेंस स्तर की तैयारी बेहतर रहेगी, तो मेंस स्तर पे समझने में प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन हैं, वो आसानी होती है और गेस आपका सटीक जाता है। तो यही आप जो है 12 से 15 क्वेश्चन आप बढ़ा ले जाते हैं, तो आपका क्या होता है प्रीलिम्स में, स्क्रीनिंग टेस्ट में आप सफल हो जाते हैं। बाकी आगे जो लड़ाई मेंस की है, फिर इंटरव्यू की है, जो हायर लेवल के कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, उनके लिए है। बाकी जो एसएससी के पेपर दे रहे हैं, जो और इधर के दे रहे हैं, ये भी चीज़ें उनमें काम आती हैं, ठीक है ना? कॉम्पिटिशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो ये क्वेश्चन सही करना और लोगों से वो बहुत मायने रखता है, आपको सिलेक्शन दिला सकता है। इसलिए ओवरऑल आप पढ़ते रहिए, एक बार समय दे दीजिए, तो भूलेंगी नहीं। अगर आपने पढ़ा भी नहीं है, फैक्ट नहीं भी याद है, कॉन्सेप्ट पता है, तो कई सारे क्वेश्चन उसी से हमारे बन जाते हैं। लेकिन आपने सिर्फ़ तथ्यात्मक चीज़ें पढ़ी हैं, कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़ी है। अगर कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न स्टेटमेंट में दे दिया, तो उसमें आपका कन्फ्यूज़न बढ़ जाता है। ये सब चीज़ें हमें देखनी होती हैं, इसलिए पढ़ना ओवरऑल ही चाहिए। पढ़ने का सही तरीका इस तरह से मेरा मानना होना चाहिए, ठीक है ना? अब जैसे कि हम कुछ अभी हम अनुच्छेद वाइज़ ना पढ़ के जैसे यहाँ पे हम एक बना लेते हैं कि भारतीय संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, उनका हम एक खाका खींचते हैं। अभी तो हमने ओवरव्यू दे रहे थे अधिकारों के दायरे का, ठीक है ना? जैसे आप देखेंगे कि अधिकारों को सिब्रू द्वारा 2 खंडों में बाँटा गया, ठीक है? एक को कहा गया मूल अधिकार और एक को कहा गया डीपीएसपी। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है ना? इन सब में है। तो मूल अधिकार में आप देखेंगे इसको भाग 3 में रखा गया है इसको और ये भाग 4 में, ठीक है ना? डीपीएसपी को मूल अधिकार के भाग 4 में रखा गया। ये दोनों को जो है कि अधिकार के दायरे में ही रखा जाता है। अब देखेंगे जो है व्यक्तिगत स्तर के अधिकार हैं जो है और ये सामूहिक स्तर पे देखे जाते हैं, ठीक है ना? वैसे धार्मिक अधिकार में आप देखेंगे कि कुछ समूह को मिले हुए हैं, कुछ व्यक्तिगत मिले हुए हैं, तो वैसे आप उसमें भी देखेंगे व्यक्तिगत तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये नकारात्मक है। कैसे? क्योंकि ये राज्य के विरुद्ध संरक्षण राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं नागरिकों को, ठीक है ना? तो ये क्या है व्यक्तिगत अधिकार हैं, व्यक्तिगत है, राज्य जो है इसमें हस्तक्षेप नहीं करता सकारात्मक एवं तार्किक हस्तक्षेप के अलावा और नागरिक अधिकार हैं ये। और ये वाद योग्य है। वाद योग्य मतलब इनके उल्लंघन पर आप कोर्ट जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। और जो भाग 4 वाले पार्ट है, ये जो समूह के अधिकार इसमें शामिल किए गए हैं। इसमें आप देखेंगे सामाजिक, आर्थिक आर्थिक जो है कि अधिकारों की बात आपको देखने में आएगी, सामाजिक और आर्थिक न्याय की अवधारणा की बात आपको आएगी। ये गैर वाद योग्य है। ठीक है ना? ये राज्य कोई बाध्यकारी नहीं है कि राज्य इसे लागू करेगा, राज्य लागू नहीं करता तो उल्लंघन में आप कोर्ट जा सकते हो, ऐसी व्यवस्था नहीं है। क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था हो जाएगी,
तो उसमें भई ये लिखा हुआ है कि राज्य आय की असमानता को कम करेगा, तो हर कोई आय की असमानता कम नहीं हो रही है, तो हर कोई कोर्ट पहुँच जाएगा। तो जो कि तार्किक ठीक न व्यवस्था नहीं है। अब ऐसे में तो जो है कि सारी चीज़ें व्यवस्था ही उलझ जाएगी, हम आगे कुछ कोई कार्य नहीं कर पाएँगे। इसलिए गैरवादियों की राज्य का ये प्रयास होना चाहिए, राज्य अपने नीतियों में सब शामिल करे और जन कल्याण के कार्य करे ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा समूह के स्तर पे जो अधिकार हैं, वो सुनिश्चित हो सकें। ये सब चीज़ें रहती हैं। जैसे अब आप मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं है। इन पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और यह जो है व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्तर पर कीमत संतुलन बनाकर लगाया जाता है, मतलब संतुलन के लिए। ये सब आप लिख सकते हैं इसमें। बाकी आप देखेंगे जैसे हमने कहा, एक नकारात्मक है और एक सकारात्मक है। यह नकारात्मक अधिकार, और यहाँ सकारात्मक। ठीक है ना? कुछ अधिकार नकारात्मक किसे कहेंगे, कुछ किसको सकारात्मक कहेंगे। नकारात्मक का मतलब ये हो गया कि ये राज्य की शक्ति को कम करेगा। राज्य की शक्ति को सीमित करता है। लोगों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता, या तार्किक हस्तक्षेप लिख सकते हो, या युक्त हस्तक्षेप लिख सकते हो। ठीक है ना? जैसे इसमें सकारात्मक क्या, राज्य से कुछ सकारात्मक कार्यों की अपेक्षा करता है। ठीक है? जैसे आप लिख सकते हैं इसमें, कमजोर व वंचित वर्गों के लिए विशेष उपाय। ये सब चीजें आप नकारात्मक सकारात्मक अधिकार में देख सकते हैं, क्योंकि ये इसलिए हम पहले बताया जा रहा है ताकि ओवरऑल एक अधिकार के दायरे को आप समझ लीजिए। फिर जब अनुच्छेदवार समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, संख्यक हितों का संरक्षण, ये सब चीज़ें जब पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि हाँ, ये समानता का अधिकार इसलिए ज़रूरी है, स्वतंत्रता का अधिकार में ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं, हमने इसलिए मौलिक अधिकार में इसको रखा है। हमने मौलिक अधिकार में इतने अधिकार ही क्यों रखे? क्या कोई और अधिकार है जो मौलिक अधिकार में रखा जाना चाहिए? यानी यही अब एब्सोल्यूट मतलब यही है। और जो इस पे प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उनके आधार क्या हैं? क्या जो है कि किसी भी आधार पे जो है लगा सकता है राज्य प्रतिबंध? तो वो सब चीज़ें हम कवर करेंगे। जब तक आप अधिकार की ये संकल्पना को नहीं समझ पाएँगे, तब तक ये सब चीज़ें आगे करने में थोड़ी-सी मुश्किल होगी। और आप जो है कि एक पॉइंट और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि जो है कि यह परिवर्तनीय है, वाद योग्य है। हमने लिखा भी है, मूल अधिकार प्रवर्तनीय है, मतलब लागू किए जाते हैं, किए जा जैसे अब इसमें इनके उल्लंघन पर इनके उल्लंघन पर आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अनुच्छेद
26 के तहत हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, इसीलिए इसका मतलब ये हो गया कि न्यायपालिका भी मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है, ताकि जो है हमारे मौलिक अधिकार बने रहें। मौलिक अधिकार यदि खत्म कर दिए जाए तो फिर कुछ बचता नहीं है, नागरिक राज्य संबंध में कुछ बचेगा नहीं। फिर जो है कि फिर न कोई कानून का पालन करेगा, न कोई किसी चीज़ें हम ज़बरदस्ती आप पालन कराना चाहेंगे, सख्त के बल पे करना चाहेंगे तो लोगों के अधिकार छिन जाएँगे, सारी चीज़ें आकांक्षाएँ, अपेक्षाएँ सब खत्म हो जाएँगी। ये सब चीज़ें जो है इसलिए अधिकार का बना होना बहुत ज़रूरी होता है, एक स्वस्थ समाज के लिए भी। और जो है कि आप देखेंगे कि अ, समाज के आगे प्रगतिशील होने के लिए, विकसित होने के लिए सब भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो ये सब जो से हमने अभी अधिकार के उदाहरण आपको हमने पढ़ा, ठीक है ना? अब हम आगे से अनुच्छेदवार चलेंगे, जो है कि समानता का अधिकार को देखेंगे, इसमें जो भी थ्योरी टिप्पणियाँ हैं वो सब देख लेंगे और ये सब चीज़ें देखेंगे। इसके पहले हम जो अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद, इसमें भी थोड़ा समय लगेगा पढ़ने में, तब हम अनुच्छेद 14 से 18 में आएँगे समानता के अधिकार में। अनुच्छेद जो है अ, राज्य की बात करता है और 13 जो है विधि, यही जो है कि न्यायपालिका का पूर्वावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और इसके बाद हम फिर समानता और स्वतंत्रता का अधिकार को लेते चलेंगे। अब थोड़ा हम तेज चलेंगे और आप लोग भी थोड़ा-सा अब प्रैक्टिस अपनी बढ़ा दीजिए। अब जो प्रीलिम्स दे रहे हैं, इस बार का मुख्य परीक्षा का दे रहे हैं, तब आदत आपकी फास्ट नहीं होगी रिवीजन की और लिखने की, तो फिर धीरे-धीरे आप पिछड़ जाएँगे प्रतिस्पर्धा में, ठीक है ना? आप देखेंगे इस सब एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, वो दोबारा क्वालीफाई करके जाते हैं। एक बार तो जॉब में क्वालीफाई मतलब कर ही ले जाते हैं, दोबारा फिर फाइट करते हैं नेक्स्ट बेहतर अपॉर्च्युनिटी के लिए, ठीक है ना? बेहतर आपका जो चुनाव होता है, जो जिस कैडर जो लेना चाहते हैं। तो ये सब जो है ज़रूरी है, तो हम अगले लेक्चर से इन सब की शुरुआत करेंगे। बाकी फिर डिबेट वाले जो मुद्दे रहेंगे, आरक्षण संबंधी मुद्दा है, बाकी जीवन के अधिकार से संबंधित जो भी मुद्दे हैं, कुछ न्यायपालिका का निर्णय है उसको देखेंगे। आगे कुछ अभी हाल के करंट अफेयर में भी जो डेवलपमेंट हुए हैं उसको भी कवर हम करेंगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें समय लगता है। आपने मौलिक अधिकार और डीपीएसपी पढ़ लिया, तो मान के चलिए कि आपने आधा संविधान यहीं से पढ़ लिया, मतलब सारी चीज़ें, ठीक है ना? बाकी आप जो शासन प्रणाली पढ़ेंगे और राज्य की, केंद्र स्तर की, वो सब हम अगले जब भाग में पढ़ेंगे, तो उसमें उसमें भी लगेगा टाइम, लेकिन इस अनुसार से उतने डिबेट वाले मुद्दे उस तरह के नहीं रहेंगे कॉन्सेप्चुअली। बाकी आप शासन प्रणाली की व्यवहारिकता को जो भी चीज़ें चल रही हैं, उसको हम देखते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। तो आप लोग जो है क हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए और देखिए लोगों तक पहुँचाइए। हमारे इस प्रयास में आप भी भागीदार बनिए, क्योंकि शिक्षा जो है दोनों के साथ तालमेल से चलती है, और पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले से। तालमेल दोनों का चलता रहेगा, बेहतर संवाद बनता रहेगा। संवाद का तरीका आपका है, हमारा तो ऑनलाइन इसी तरह से हम आपके ऊपर अपना मैसेज, अपने वक्तव्य पहुँचा रहे हैं जो है इस विषय के से संबंधित। तो आप भी कमेंट करके और चीज़ें लाइक, सब्सक्राइब करके भी अपने वक्तव्य को आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, जो है ये सब चीज़ें आप अभी रिवाइज़ करते रहिए, जो अवधारणागत चीज़ें कल से हम अनुच्छेदवार पढ़ेंगे, बाकी फिर साथ-साथ हम मुख्य परीक्षा के जो भी चीज़ें या डिबेट के जो मुद्दे करंट इश्यूज़ चल रहे हैं, उसको भी हम कवर करते हुए नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।